Hey everyone, welcome to CLAT Point. Let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALIT, DULLB, LLM, NLSET and other law entrance test आप 2022 या 23 में देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का जो आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के फर्स्ट 3 केसेस आप मुझे बताइए कि किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो इवॉल्व हुई थी। केशवानंदा भारती केस हम सभी को पता होता है, बट पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कौन से केस में आया था और उसके बाद नेक्स्ट 2 केसेस। तो ये फर्स्ट 3 केसेस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के इवॉल्व होने के आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अभी कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, आई थिंक 2-3 दिन का ब्रेक हुआ है, आपको मैंने बताया था, ऑफिस शिफ्ट हो रहा था, इसलिए अब सब कुछ सही हो चुका है। तो अब क्लासेस आपकी रेगुलर बेसिस पे मंडे टू सैटरडे द हिंदू जो है वो शुरू होगा। प्लस आप लोगों के लिए अब हम लाइव सेशंस भी लेके आ रहे हैं। कल लीगल के लिए नबिहा मैम जो है वो रात में 3 आवर्स का मैराथन क्लास लेंगी, तो आप में से बहुत सारे लोग उसको देख सकते हैं क्लैट के लीगल के लिए। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो क्लैट पॉइंट ऑफर करता है आपको क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSET, ALIT, UG एंड पीजी के कोर्सेज। आप इन कोर्सेज में चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से इन कोर्सेज में इनरोल कर लेना है। आज की एक न्यूज देख लो, हाईलाइट देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये कि भैया पंजाब में जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, तो अगला टारगेट इनका गुजरात है। तो इसको मैं सिर्फ ना एज ए मोटिवेशन के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी वार्टी के हिसाब से नहीं, और आप सभी के अपने इसमें विचार हो सकते हैं। हम लोगों को भी अपने लाइफ में ना इन्हीं सब चीजों से लेना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी नई नई आई थी तो किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ इस तरीके की चीजें कर पाएंगे, बट आज हो गया। तो अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए ना तो आपको कंसिस्टेंसी से किसी एक डायरेक्शन में बढ़ते रहना होगा, और वो चीज करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। इट्स नॉट अबाउट कि आई एम सपोर्टिंग आप और एनी अदर पार्टी, जस्ट आई एम टेलिंग यू कि हम यहां से क्या सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के देखिए जो एडिटोरियल्स हैं वो आपके सामने हैं। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट, तो वो हम देखेंगे। और एक आर्टिकल आया है श्रीलंका रेज, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल्स को हम देखेंगे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे में, तो उसको डिस्कशन करने की कोई खास जरूरत है नहीं। अब आज का जो पहला आर्टिकल है वो है श्रीलंका रेज। तो ये क्या है, देखिए अभी श्रीलंका में ना वहां की जनता जो है लार्ज स्केल में प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतर आई है, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं लोगों की वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वजह से लोग जो है वो काफी गुस्सा है वहां की सरकार से। श्रीलंका की इस क्राइसिस के मेजर कारण क्या हैं? सबसे पहले एक्सटर्नल डेट। इतना ज्यादा पैसा श्रीलंका ने जो है अलग अलग कंट्रीज से ले रखा है, चाइना से ले रखा है, जिसकी वजह से वो डेट की वजह से काफी ज्यादा करीब हो चुके हैं। दूसरा, इन्होंने ना एक जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है वो राजपक्षा जी की है, और इन्हीं की पूरी फैमिली अभी पूरी सरकार चला रही है। प्रेसिडेंट इनके हैं, प्राइम मिनिस्टर इनके हैं, और भी नेता वेता जो है सब मोस्टली जो बड़ी पोस्ट है इनका परिवार ही है। तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि केमिकल्स को बैन कर दिया जाएगा, जो खेती में यूज होते हैं केमिकल्स उनको बैन कर दिया जाएगा। उसकी वजह से किसानों की काफी सारी फसलें खराब हो गई और लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी श्रीलंका को, एंड जिसके चलते हुए श्रीलंका में जो है वो किसानों को काफी नुकसान हुआ, और फिर जो उनकी इकोनॉमी है वहां पे किसान जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाए। तीसरा एक कारण था करप्शन। वहां की जो सरकार है ना बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है, एक फैमिली जो है वो पूरी सरकारें चलाती हैं। टूरिज्म आफ्टर कोविड जो है वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो काफी प्रभावित हुई। जो उनका फॉरेन रिजर्व था, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो भी खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है कि जब आप किसी कंट्री में ना इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो, मतलब आप जब ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हो लेकिन बेचते नहीं हो, तो फिर आपका जो है फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाता है। तो ये एक कारण है। वैसे तो हमने ये पहले भी देखा हुआ है, बट मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। इसके बाद है कोटा एंड डेटा। ये जो आर्टिकल आया है ये बात कर रहा है रिजर्वेशन से रिलेटेड है थोड़ा सा। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना तमिलनाडु हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सही ठहराया है, और 1 ईयर कोटा लॉ जो लाया गया था उसको जो है खारिज कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उसको क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे 1 ईयर कम्युनिटी का जो ये पूरा मसला था जो काफी कोटा का चल रहा था काफी समय से, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल था, तो ये मैंने आपके साथ रख दिया है। कभी ना रिजर्वेशन के ऊपर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या कहानी होती है, बट आज उसके लिए सही समय नहीं है, क्योंकि आज इतना जरूरत नहीं है, इसमें कुछ इतना खास चीज थी नहीं। अब देखो बिम्स्टेक आफ्टर द कोलंबो समिट, ये क्या है? देखो बिम्स्टेक एक संस्थान है तो पता ही है आपको। अभी कोलंबो में समिट हुआ, इसमें क्या हुआ,
फिफ्थ समिट ऑफ बिम्स्टेक कोलंबो में हुई थी। 25 इयर्स ऑफ बिम्स्टेक पूरा हुआ है। बिम्स्टेक में देखो ना, जो बाकी कंट्रीज है ना वो भी बहुत अमीर नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीज में जो थोड़ी सी रिच है, मतलब इकोनॉमी वाइज। तो इंडिया को इसमें काफी सारा रोल जो है ना वो अदा करना होता है। और इंडिया के लिए बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट भी इसलिए कि यहाँ पे हम अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो मीट हुई है 25th समिट बिम्स्टेक का, तो इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। इसमें ये हुआ कि द मेंबर्स वर एक्सपेक्टेड टू मीट वंस एवरी 2 इयर्स, और इन्होंने अपना एक एम्बलम और फ्लैग भी निकाल दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बिम्स्टेक का जो है एम्बलम और फ्लैग आया है। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि भैया अलग अलग कंट्री जो है वो अलग अलग मुद्दों पर ध्यान देंगी। जैसे कि बांग्लादेश को कहा है आप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट पे ध्यान दें। भूटान से कहा है आप एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे ध्यान दें। इंडिया से कहा है कि सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रांजिशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी, आप इन पे फोकस करो। म्यांमार से कहा है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पे फोकस करो। नेपाल से कहा है पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इस तरीके से चीजों में आप फोकस करिए। श्रीलंका तो क्या ही फोकस करेगा, अभी हालत खराब है, लेकिन ठीक है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से कहा गया है। थाईलैंड से कहा है कनेक्टिविटी पे फोकस करिए। तो ये बिम्स्टेक में भी कुछ नई चीजें समझ आई हैं। बिम्स्टेक जो है वो किस तरीके से मिलते हैं, तो एक तो बिम्स्टेक की समिट होती है, इनके मिनिस्टरियल मीटिंग्स भी होती है, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग भी होती है, बिम्स्टेक का वर्किंग ग्रुप भी मिलता है, बिजनेस फोरम एंड इकोनॉमिक फोरम की भी इनके आपस में मीट होती रहती है। अभी बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा और जान लो। फुल फॉर्म क्या है, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 7 नेशंस हैं बिम्स्टेक के अंदर। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, तो 5 साउथ एशियन नेशंस हैं, 2 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, और जिसका समूह जो है वो बिम्स्टेक है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू ये आया था। और बिस्ट ईसी क्या होता है, तो देखो पहले ना ये जो स्टार्टिंग में बना था तो उसको इस तरीके से बोला जाता था, इसीलिए इसको लिखा हुआ व्हाट इज बिस्ट ईसी। तो बिम्स्टेक जो है वो इनिशियली 4 मेंबर स्टेट्स था, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो उसी का यहाँ पे बात किया गया है, और बाद में ईसी इसमें जोड़ दिया गया था, इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। इसके अलावा 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन और ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद अब आज की कुछ न्यूज देख लेते हैं। इंडिया रशिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन। तो ये क्या हो रहा है, देखिए भारत सरकार जो है उसने कहा था कि रशिया से हम तेल खरीदेंगे, और रशिया जो है हमें कम दामों में तेल दे भी रहा है, तो बनता भी है खरीदना। तो उसी के बारे में आ रहा है कि भैया जो सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस के द्वारा, उसको हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम तो खरीदेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इस चीज की अनाउंसमेंट कर दी है। सीजीआई फ्लैग्स फॉलिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ सीबीआई। तो देखिए एक आपके सामने देखिए राइट साइड में स्क्रीन के एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक मीम रखा है, और बड़ा अच्छा मीम है, ये दर्शा रहा है क्या चीज है। सीबीआई की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है जैसे वो स्पैरेट किया आज की डेट में, और वही चीज यहाँ पे जो है सीजीआई साहब ने भी बोली है कि क्रेडिबिलिटी सीबीआई की कम हो रही है। एक अभी हॉटस्टार पे सीरीज भी आई है, नाम रिकॉल नहीं हो रहा मुझे, द ग्रेट इंडियन मर्डर। तो उसको भी देखिएगा, उसमें भी दिखाया गया कि किस तरीके से सीबीआई को पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरीके से यूज करती हैं। तो उसी को लेते हुए, चिंता जताते हुए सीजीआई साहब ने जो बोला है कि सीबीआई की जो है क्रेडिबिलिटी वो जा रही है। ठीक है, बिल 6 रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर पंडित्स। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में आया है राज्यसभा के अंदर। अभी प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है पहले तो ये जान लो। प्राइवेट मेंबर बिल ऐसे बंदे लेके आते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक सिर्फ फ्राइडे में ही प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, और आपको पहले परमिशन लेनी होती है, कुछ इस तरीके की इसकी प्रोसेस होती है। बिल 6 रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर पंडित, उसी से रिलेटेड बिल लाया गया है। श्रीलंका गवर्नमेंट डिक्लेयर इमरजेंसी। तो भैया डिक्लेयर तो करेंगे, हालत खस्ती है। पार्शियली विड्रॉइंग आस्पा नॉट सेटिस्फैक्टरी सेज एक्टिविटिस्ट। तो इरोम शर्मिला जी काफी फेमस एक्टिविटिस्ट हैं, और इन्होंने कहा है कि आपने जो पार्शियली आस्पा हटाया है वो सही नहीं है, आपको पूरा हटाना चाहिए। कल मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के बताया था इस सेशन आस्पा के बारे में, और क्या है आस्पा, कैसे काम करता है, क्यों, क्या दिक्कत है। जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं इस वीडियो के एंड में उसको ऐड कर दूंगा, इसलिए मैं अब आस्पा को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वरना बनता तो है आस्पा को एक्सप्लेन करना। और ऐड भी क्या करूं, आप लोग ना कल की वीडियो उठा के देख लेना, ज्यादा बेटर वही रहेगा। ठीक है, बाकी मैं बोल दूंगा टेक्निकल टीम से, अगर वो ऐड कर दे तो बेटर है। देखो आस्पा का बेसिक जो हम प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, कहानी तो मैंने कल आपको पूरी बताई है। देखो आसपास से कुछ फायदा तो है ही, लेकिन कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि यार आपके सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन हो जाते हैं यार। आपको कभी भी कोई गोली मार सकता है, आपकी गाड़ी रोक सकता है, आपको सीज कर सकता है। फिर हमने एक केस भी देखा था 2003 में आसाम राइफल्स वाला, जिसमें एक महिला के साथ कितने ब्रूटली उनको मारा गया था, उनका रेप हुआ था।
ऑल्दो वो भी एक मतलब डिबेटेबल इशू है कि क्या कहानी है उसके पीछे। तो ये सब चीजें हैं और पार्शियली लिफ्ट करना ठीक है, अभी जो किया है सरकार ने कदम अच्छी उठाई है, क्योंकि कुछ भी कही जाए जो मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स नहीं, जो इंसर्जेंट्स हैं, जो इंसर्जेंसीज हैं, वो तो एग्जिस्ट करती है, उसको कोई दोहराए नहीं है, तो उनको रोकने के लिए आर्म फोर्स को कुछ तो पावर होनी चाहिए। इसके बाद है टर्की टू ट्रांसफर खशोगी ट्रायल टू सऊदी अरेबिया। देखो जमाल खशोगी कौन है, आपको याद होगा सऊदी अरेबिया पे आरोप लगे थे कि टर्की के अंदर उन्होंने जमाल खशोगी को अपने एम्बेसी के अंदर मार डाला, और मारा क्या कि गायब भी कर दिया। पहले तो कोई कबूल नहीं कर रहा था, बाद में कबूला भी गया था। फिर सऊदी अरेबिया ने एक इस पे जांच कमेटी बनाई थी, कुछ लोगों को दोषी भी पाया था, फिर उनको फांसी की सजा भी दे दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो कहानी है ना, वो यहाँ पे आती है कि सऊदी अरेबिया में ये जमाल खशोगी का जो ये हुआ है, इनको मारा गया है, उसके पीछे हाथ जो है ना मोहम्मद बिन सलमान का है, जो कि वहां के आपको पता है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। लेकिन अभी इस चीज पे कोई कंफर्मेशन है नहीं, कोई चीज मतलब पता नहीं है, बस ऐसा कहा जाता है। जमाल खशोगी साहब जो हैं वो वॉशिंगटन पोस्ट यूएस के पत्रकार थे, और ये काफी ज्यादा उल्टा सीधा खबर लिखते थे अगेंस्ट द मोहम्मद बिन सलमान। तो ये पूरी कहानी है, आई होप आपको समझ में आया हो। सोलोमन आइलैंड वोंट होस्ट चाइना मिलिट्री बेस। सोलोमन आइलैंड क्या है तो देख लो थोड़ा सा, पपुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में पड़ता है पैसिफिक ओशियन में, और बहुत छोटी सी जगह है। तो चाइना यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाने के चक्कर में था, लेकिन सोलोमन आइलैंड ने कहा भैया हम नहीं करेंगे, हम आपके ट्रैप में नहीं फंसेंगे, हम क्यों पंगे लें यूएस और इनसे। तो ये कुछ आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सोलोमन आइलैंड वाला टर्की टू खशोगी, जमाल खशोगी का मामला जो है टर्की से सऊदी अरेबिया जा रहा है। आफ्सपा के ऊपर आयरन शर्मिला जी ने कुछ बोला है, इरोम शर्मिला जी ने। प्राइवेट मेंबर बिल देखा हमने, श्रीलंका वाला देखा, सीबीआई क्रेडिबिलिटी जा रही है, इंडिया रशिया ट्राइंग टू बाईपास सैंक्शन देखा, बिम्स्टेक के बारे में देखा, बिम्स्टेक में अभी नया क्या हुआ है वो देखा, एक एडिटोरियल देखा श्रीलंका रीच वाला जो एडिटोरियल है वो देखा। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आफ्सपा को काफी सारी जगहों से हटाने वाले हैं। कुछ समय पहले नागालैंड में घटना घटी थी जिसमें आपने ये चीज देखी थी कि एक डिमांड उठी थी कि आफ्सपा को हटा लिया जाए। तो फिलहाल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करी है उसमें आप इस मैप को देखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट मैप है, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप है। इसमें जो पीच कलर से एरियाज हैं वहां पे आफ्सपा को पार्शियली लिफ्ट किया गया है। जो लाइट पर्पल कलर में यहां से फुली आफ्सपा जो है हटा दी गई है, और जो डार्क पर्पल में है वहां पे अभी भी आफ्सपा है। आज के इस सेशन में हम आफ्सपा के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, थोड़ा सा ये जानेंगे कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कह रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश जमाने का ये कानून है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आया था। बाद में इसका नाम जो है वो चेंज करके आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कर दिया गया था 1958 के अंदर। और आसाम एंड मणिपुर पहले इसमें दो एरिया थे, बाद में तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड काफी सारे अलग जगहों पे इसमें इंप्लीमेंट कर दिया गया था। फिलहाल अगर टुडे आज का प्रेजेंट डे देखें तो नागालैंड, आसाम, मणिपुर, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ये है, जिसमें मणिपुर के अंदर इम्फाल वाली जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बाहर हैं, एंड आपका मेघालय एंड त्रिपुरा इसमें से हटा दिए गए थे। अभी थोड़ा सा इसका ना ये देख लेते हैं कि आर्म फोर्स के अंदर जो ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, इसमें ऐसा क्या है जो काफी क्रिटिसिज्म का पात्र बन जाता है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ना हमारे आर्म फोर्स को स्पेशल पावर देती है। क्या कि आप किसी को भी बिना वार्निंग के गोली मार सकते हो अगर वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है और वो डिस्टर्ब एरिया की बात हो रही है। अगर कोई बंदा आपको लगता है उसको अरेस्ट करना है तो विदाउट वारंट कर सकते हो। आप बिना किसी के व्हीकल को मतलब किसी ना किसी कारण अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जरूरत है तो आप उसको स्टॉप करके सीज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके अलावा आर्म फोर्स के जो पर्सनल है ना, उनको लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है अपने एक्शंस के ऊपर। अगर आप उन्होंने कुछ किया आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन कर दे। सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर क्या व्यूज रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पास्ट में इसको सही बताया है, संवैधानिक बताया है। 1998 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो बात करता है इसके बारे में, नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्सपा क्या है, तो सबसे पहली चीज तो ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है। एक बहुत ही फेमस इसमें केस है थांगजम मनोरमा जी का। ऐसे आरोप लगे हैं आसाम राइफल्स के ऊपर कि 2004 के अंदर उन्होंने इनको अरेस्ट किया था, इनका रेप किया था और फिर इनको मार डाला था। इस तरह की चीजें इनके ऊपर लगे हैं आरोप। बाद में कुछ काफी सारी चीजें भी आई थी। फिर एक ये बोला जाता है कि भैया आर्टिकल 22 जो है वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन से आपको राइट देता है
पर ये तो यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। फिर एक और बात बोली जाती है कि भैया इमरजेंसी के दौरान अगर देश में कुछ राइट्स रहते हैं, फंडामेंटल राइट जो मौजूद है, जैसे कि 21 के अंदर लाइफ एंड लिबर्टी है, इस तरीके की चीजें, बट जहां पे आसपा लगा होता है वहां पे तो ये भी नहीं है, तो ये किस तरीके का जस्टिस है? तो ये सारी कुछ बातें हैं जो क्रिटिसिज्म में आसपा को डालती रहती हैं। अभी इसके प्रति ना कुछ कमिटीज भी बनाई गई थी, जिसमें एक जीवन रेड्डी कमेटी काफी फेमस है, जो थकजम मनोरमा जी हैं, उनके बाद इसको बनाया गया था। और उसमें भी यहाँ पे यही पाया गया कि आर्म फोर्स को रिपील करने की जरूरत है और इट शुड बी चेंज, अगर कुछ को रखना भी है तो फिलहाल जो प्रोविजंस हैं वो गलत हैं। संतोष हेगड़े कमेटी ने भी यही पाया, इन्होंने इसमें जो है 2013 में एक कमेटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज संतोष हेगड़े जी के अंडर में, 1528 लोगों की एनकाउंटर की इसमें जांच हुई होने के लिए इसको बनाया गया था, जो 1929 के बाद करे गए थे। इसमें काफी सारे केसेस इन्होंने देखा जो फेक इनको लगे थे और चेंज करने की बात करी थी इस पर्टिकुलर लॉ को। अभी कुछ लोग इसके फेवर में भी हैं। फेवर में जो है वो सबसे पहली चीज तो ये बोलते हैं कि भैया मिलिटेंसी है, ये सच्चाई है, एंड इंडिया इज इन वॉर अंडर मिलिटेंसी वाला चीज, जो इंटरनल वॉर है वो है। तो वहां पे अगर आपको जीतना है, वहां पे अगर आर्म फोर्स को प्रॉपरली काम करना है तो उनको पावर देनी पड़ेगी। दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब एरियाज में मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहां पे ये बहुत ही क्रूशियल पावर्स हैं जो उनके पास हैं, जरूरी हैं। और वही कहते हैं ना कि एक मछली जो है वो कुछ गलत कर भी रही है तो बाकी सारी मछलियां तो नहीं कर रही है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये कि भैया कोई एक इंसान ने गलत कर दिया पर पिक्चर एट अ लार्ज देखो तो ज्यादा फायदा ही हो रहा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है वो ये आती है कि आर्म फोर्स जो है काफी समय से इन मिलिटेंसियों के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं, इन इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। काफी सारे आर्म फोर्स की जनता ने इसमें जो है अपनी जान को गंवाया भी है। अब आप जो है इस तरीके की काम कर दोगे कि आसपा को हटा दोगे तो ये तो उनका डिसरिस्पेक्ट है और फिर आर्म फोर्स का ही मनोबल टूट जाएगा। तो ये कुछ इसके बाद जो है वो फेवर में करी जाती है। तो बात ये कि इसमें क्रिटिसिज्म फेवर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। संतोष हेगड़े कमेटी का ध्यान रखिएगा, जीवन रेड्डी कमेटी का ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट का व्यू बता दिया मैंने, इतिहास बता दिया, फिलहाल क्या हुआ ये भी बता दिया। एंड कल से जो है हमारा हिंदू सेशन स्टार्ट कर देंगे। एंड अभी इतने दिन से नहीं हुआ तो आपको पता है कुछ ऑफिस वाला जो हमारा शिफ्टिंग था वो चल रहा था, हो चुका है, फाइनली हो चुका है, नए स्टूडियो से ही क्लास ले रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय भारत। एंड अगर आप लोग क्लैट पीजी, एलेट पीजी, एलेट यूजी, एनएलएसएट, DULLB इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप चेक करिए। देयर आर लॉट ऑफ मॉक्स एंड कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन एनरोल इन इट। जय हिंद, जय भारत।